हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट टाइम पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स जो था, मेंडेलियन जेनेटिक्स, जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, वो कंप्लीट हो गया था। आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट करते हैं बेटा। जेनेटिक्स कंप्लीट हो गया था, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल डोग्मा के बारे में बताएंगे आपको, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा के बारे में बताएंगे। फिर हम बात करेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, इससे रिगार्डिंग 2 एक्सपेरिमेंट आपको बताएंगे। फिर हम सीधे आएंगे न्यूक्लिक एसिड पे, डीएनए आरएनए क्या है इसके बारे में बताएंगे। तो सेंट्रल डोग्मा हेडिंग है सेंट्रल डोग्मा। जो सेंट्रल डोग्मा है इसका जो कंसेप्ट था, कंसेप्ट गिवन बाय एफ.एच.सी. क्रिक। एफ.एच.सी. क्रिक साहब थे, उन्होंने वॉटसन क्रिक में जो क्रिक थे ना, वही ये है। क्रिक साहब ने दिया था सेंट्रल डोग्मा का कंसेप्ट। सेंट्रल डोग्मा एक्चुअल में ये लाइफ का एक बेसिस है, ध्यान देना, ये लाइफ का एक बेसिस है, सेंट्रल पार्ट है। और इसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। देखिए, डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए में आ रहा है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए में आ रहा है, फिर आरएनए से ट्रांसफर हो रहा है प्रोटीन में। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए एमआरएनए में, एमआरएनए से प्रोटीन में। तो डीएनए से, ध्यान देना, डीएनए से डीएनए भी बनता है। डीएनए अपना कॉपी करता है तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। मतलब डीएनए से डीएनए बन रहा है, डीएनए खुद एक टेम्पलेट बन जाएगा खुद बनने के लिए। डीएनए से डीएनए बनना, रेप्लिकेशन। डीएनए टेम्पलेट बनता है आरएनए बनने के लिए, मतलब डीएनए टेम्पलेट बनता है डीएनए बनने के लिए भी और आरएनए बनने के लिए भी। डीएनए ऑटो कैटालिटिक और हेट्रो कैटालिटिक दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है। ऑटो कैटालिटिक मतलब खुद से खुद बनना, हेट्रो मतलब डिफरेंट चीज बनना। तो डीएनए से डीएनए भी बन रहा है, ये डीएनए का ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी है। और डीएनए से आरएनए भी बन रहा है, ये डीएनए का हेट्रोकैटालिटिक एक्टिविटी है। तो डीएनए ऑटोकैटालिटिक और हेट्रोकैटालिटिक दोनों एक्टिविटी शो करता है। अब दूसरा है सेंट्रल डोग्मा रिवर्स, या रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। इसको टेमिनिज्म भी बोलते हैं। इसको सबसे पहले गिवन बाय टेमिन एंड बल्टीमोर। टेमिन और बल्टीमोर 2 लोगों ने दिया था। ये आपको वायरसेस में मिलेगा, ये कुछ वायरसेस में मिलेगा जिसको हम बोलते हैं रिट्रोवायरसेस। रिट्रोवायरसेस होते हैं जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है आरएनए जेनेटिक मटेरियल, है ना। तो आप देखिए यहां पे क्या होगा बेटा, जैसे डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। एमआरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन जो रिट्रोवायरसेस होते हैं, रिट्रोवायरसेस जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, उनमें बेटा एमआरएनए से उल्टा डीएनए भी बन सकता है, एमआरएनए से उल्टा आप देखिए डीएनए भी बन सकता है। इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये होता है, इसको टेमिनिज्म भी बोलते हैं क्योंकि टेमिन और बल्टीमोर ने दिया था। तो एक चीज ध्यान देना, डीएनए भी बना सकता है, आरएनए भी बना सकता है। आरएनए जो होता है, आरएनए प्रोटीन बना सकता है या फिर डीएनए बना सकता है, आरएनए नहीं बनाता है। तो डीएनए के पास ऑटो कैटालिटिक और हेट्रो कैटालिटिक दोनों एक्टिविटी है। आरएनए जो होता है इसके पास हेट्रो कैटालिटिक एक्टिविटी है, ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं होता। मतलब आरएनए से आरएनए नहीं बनता है, डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए भी बनता है, लेकिन आरएनए से प्रोटीन बनता है, आरएनए से डीएनए भी बनता है, आरएनए से आरएनए नहीं बनता। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिवर्स हो रहा है। रिवर्स इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे देखिए रिवर्स फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, रिवर्स फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। एमआरएनए से डीएनए में जा रहा है, आरएनए टू डीएनए उल्टा जा रहा है, इसको बोलते हैं इसलिए रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। और एक चीज याद रखना है आपको, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट करके लिख लेना। डीएनए जो होता है, डीएनए
डीएनए परफॉर्म्स बोथ ऑटोकैटालिटिक मतलब खुद बना लेना, जैसे रेप्लिकेशन हो गया। रेप्लिकेशन डीएनए का ऑटोकैटालिटिक एक्टिविटी है। ऑटोकैटालिटिक एज वेल एज हेट्रोकैटालिटिक। हेट्रोकैटालिटिक मीन्स जैसे अलग चीज बना ले, जैसे ट्रांसक्रिप्शन हो गया, डीएनए से आरएनए बन गया ना। हेट्रोकैटालिटिक एक्टिविटी डीएनए दोनों एक्टिविटी शो करता है। वेयर एज आरएनए एग्जिबिट ओनली हेट्रोकैटालिटिक एक्टिविटी। हेट्रोकैटालिटिक एक्टिविटी मतलब आरएनए प्रोटीन बना देगा, आरएनए डीएनए बना देगा, लेकिन आरएनए नहीं बनाएगा। तो हेट्रोकैटालिटिक एक्टिविटी में इसका ट्रांसलेशन भी हो सकता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी हो सकता है। आरएनए नहीं बनाता। हालांकि जो आरएनए वायरसेस होते हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, उनमें आरएनए अपना कॉपी बना सकता है, रेप्लिकेट आरएनए अपना कॉपी बना सकता है, लेकिन बहुत ही रेयर है वो। ठीक है, तो ये होता है रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। ये कुछ वायरसेस में होता है, जैसे HIV वायरस हो गया, QB बैक्टीरियोफेज वायरस हो गया, QB बैक्टीरियोफेज वायरस हो गया। इन सब में ना रिवर्स सेंट्रल डोग्मा होता है, रिवर्स। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताने वाले हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, पहले लिख लीजिए बेटा। तो यहां पे हम बात करते हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके लिए ना सर्च किया गया, एक्सपेरिमेंट किए गए इस बात को प्रूव करने के लिए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। तो एक दो जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम बता दें। एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दैट डीएनए जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहला ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जिसको बोला गया था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ साहब का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म क्या क्या लिया? इन्होंने माइस लिया और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया लिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या डिप्लोकोकस निमोनी ये बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज कराता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, इसके दो स्ट्रेन होते हैं, आर टाइप और एस टाइप। आर होता है रफ टाइप, एस होता है स्मूथ टाइप। ये नॉन कैप्सुलेटेड होता है, इसमें पॉलीसेकेराइड कैप्सूल नहीं होता है, जिससे नॉन पैथोजेनिक होता है। और एस टाइप वाला स्मूथ होता है, इसका सरफेस स्मूथ दिखता है क्योंकि इसमें पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल होता है। और ये पैथोजेनिक होता है, ये डिजीज करा सकता है, निमोनिया करा सकता है। तो इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखना। ग्रिफिथ साहब ने क्या किया, सिरिंज ले लिया। सिरिंज में लाइव आर टाइप बैक्टीरिया ले लिया, जिंदा आर टाइप बैक्टीरिया ले लिया लिक्विड में, और उसको माइस में इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्शन लगा दिया आर टाइप बैक्टीरिया। माइस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लाइव माइस जिंदा रहा, क्योंकि जो आर टाइप बैक्टीरिया है वो निमोनिया कॉज नहीं कराता, नॉन पैथोजेनिक होता है, तो माइस को कुछ हुआ नहीं। फिर इन्होंने क्या किया, एस टाइप बैक्टीरिया ले लिया, जिंदा एस टाइप बैक्टीरिया सिरिंज में लेके माइस को इंजेक्ट करा दिया एक माइस में। माइस डाई कर गया, डाइड माइस मर गया, क्योंकि माइस को निमोनिया हो गया, डिजीज हो गया, वो मर गया। फिर अगली बार इन्होंने क्या किया, एक दूसरा माइस लिया जिंदा, उसमें ये जो एस टाइप बैक्टीरिया को इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर रख दिया कि वो मर गया, हीट किल्ड हो गया। हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया ले लिया, जो हीट किल्ड था, हाई टेम्परेचर पे एकदम डिनेचर हो गया था, मर गया था। हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया लेके माइस में इंजेक्ट कर दिया, माइस सर्वाइव कर गया, क्योंकि जो पैथोजन था वो मरा हुआ था, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया था वो मरा हुआ था, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो जिंदा रहा। फिर चौथी बार इन्होंने क्या किया, फोर्थ टाइम इन्होंने माइस में लाइव आर टाइप ले लिया, लाइव आर टाइप प्लस हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया, दोनों एक ही उसमें सिरिंज में ले लिया लिक्विड में, और दोनों साथ में माइस में इंजेक्ट कर दिया। माइस डाई कर गया, मर गया। ग्रिफिथ एकदम सरप्राइज हो गया, चौंक गया, अरे ये क्या हुआ, जबकि कंसेप्ट के हिसाब से
जो लाइव है वो नॉन पैथोजेनिक है और जो मरा हुआ है वो पैथोजेनिक है। पैथोजन तो मरा हुआ है तो उसको सरवाइव करना चाहिए था, लेकिन ग्रिफिथ एकदम चौंक गया कि माइस डाई कैसे हो गया। तो बाद में ग्रिफिथ ने दिमाग लगाया, सोचा, तो उसने एक हाइपोथेसिस दिया, मतलब एक सोच के बताया कि अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ सम ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल या प्रिंसिपल, उसने बताया कि कोई केमिकल होता है जो हीट किल्ड एस टाइप से निकलता है, ये डोनर है जो निकल के लाइव आर टाइप में चला जाता है। आर टाइप उसको ले लेता है, अपटेक कर लेता है, और अपटेक करने के बाद आर टाइप ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है, आर टाइप एस टाइप बन जाता है, पैथोजेनिक बन जाता है, जिससे माइस मर जाता है। ये बोला अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ सम ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल या प्रिंसिपल रिलीज्ड फ्रॉम हीट किल्ड एस टाइप माइस, हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया, ठीक है, हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया, हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया जो डोनर है उससे निकलता है, विच इज टेकन बाई लाइव आर टाइप बैक्टीरिया। लाइव आर टाइप बैक्टीरिया ने ले लिया हीट किल्ड एस टाइप से, तो हीट किल्ड एस टाइप डोनर था और आर टाइप रेसिपिएंट हो गया। लेने का, अपटेक करने का जो प्रोसेस था, सॉल्यूशन से डोनर के डीएनए को लेने का जो प्रोसेस था, वो होता है कॉम्पिटेंस। और लेने के बाद विच गेट ट्रांसफॉर्म्ड टू लाइव एस टाइप, हीट किल्ड एस टाइप, लाइव एस टाइप। ध्यान देना, हीट किल्ड एस टाइप से डीएनए निकला था, केमिकल निकला था, और वो लाइव आर टाइप ने ले लिया था, और आर टाइप लेने के बाद एस टाइप में ट्रांसफॉर्म हो गया, चेंज हो गया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, विच गेट ट्रांसफॉर्म टू लाइव एस टाइप। आर टाइप एस टाइप में कन्वर्ट हो गया हीट किल्ड एस टाइप का डीएनए लेके, इसे बोला गया ट्रांसफॉर्मेशन, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना। तो ग्रिफिथ को यह नहीं पता था कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था क्या, वो ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल या प्रिंसिपल था क्या, ये बात ग्रिफिथ को नहीं पता था। तो देखिए, ग्रिफिथ वॉज अनेबल टू प्रूव बायोकेमिकल नेचर या ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था क्या, ग्रिफिथ साहब प्रूव नहीं कर पाए। तो देखिए, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया था 3 लोगों ने मिलके, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, ये 3 लोग थे। इन्होंने प्रूव किया जो बायोकेमिकल प्रिंसिपल था, केमिकल था, उसका केमिकल नेचर था क्या, ये तीनों ने प्रूव किया कि वो डीएनए था। इन तीनों ने प्रूव किया कि वो डीएनए था, वो प्रोटीन नहीं था, आरएनए नहीं था, लिपिड नहीं था, कार्बोहाइड्रेट नहीं था, वो डीएनए था। इन्होंने प्रूव किया। कैसे प्रूव किया? अलग अलग एंजाइम्स का यूज करके, ठीक है। इन्होंने कोई अलग काम नहीं किया, इन्होंने ग्रिफिथ के ही एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड किया, ग्रिफिथ के ही एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और प्रूव किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। कैसे? ऐसे जैसे मान लो लाइव आर टाइप प्लस हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया ले लिया और उसी में आरएनएज एंजाइम डाल दिया। आरएनएज एंजाइम ने क्या किया, जो हीट किल्ड एस टाइप है उसकी आरएनए को डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है, और फिर माइस में इंजेक्ट कराया, माइस डाई कर गया। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तभी तो डाई कर गया। इसका मतलब आरएनएज ने आरएनए को कट कर दिया और आरएनए जाता ही नहीं है, तो आरएनए से कहाँ आरएनए जाता ही नहीं है, इसका मतलब आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, प्रोटीएज डाल दिया, दोनों को साथ में लेके प्रोटीएज डाल दिया। प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा हीट किल्ड एस टाइप वाले को, और प्रोटीन जाता ही नहीं है। जब जाता ही नहीं तो फिर जाहिर सी बात है उसको मरना तो है ही, तो फिर भी मर गया वो माइस, इसका मतलब प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। लाइपेज एंजाइम डाल दिया दोनों को साथ में लेके, लिपिड डाइजेस्ट हो गया इसका, फिर भी माइस मर गया, इसका मतलब लिपिड भी ट्रांसफर नहीं होता। और जब डीएनएज एंजाइम डाल दिया, हीट किल्ड एस टाइप और लाइव आर टाइप लेके उसमें डीएनएज एंजाइम डाल दिया, तो डीएनएज एंजाइम ने क्या किया, हीट किल्ड एस टाइप के डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया, जिससे डीएनए ट्रांसफर हो ही नहीं पाया। और जब डीएनए ट्रांसफर नहीं हुआ तो माइस सरवाइव कर गया। इसका मतलब डीएनएज इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनएज एंजाइम इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनएज एंजाइम डीएनए को डाइजेस्ट कर देता है। इसका मतलब क्या ट्रांसफर हो रहा था, हीट किल्ड एस टाइप से लाइव आर टाइप में डीएनए ट्रांसफर हो रहा था। इससे प्रूव हो गया डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इससे ये प्रूव हो गया। तो जो बायोकेमिकल, ध्यान दो, बायोकेमिकल नेचर क्या था उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल था, वो डीएनए था। ये इस बात से प्रूव हो गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, और वही
एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ था, ठीक है, ये सिद्ध हो गया, ये प्रूव हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए बेटा, लिख लीजिए, ये प्रूव हो गया। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है बेटा, ये हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट है। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट किया था हर्शे एंड चेज साहब ने, और इन्होंने प्रूव किया, सिद्ध किया कि जो डीएनए होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, इन्होंने प्रूव किया। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म क्या लिया, आप एनसीईआरटी अपने सामने रख लो बेटा, आप एनसीईआरटी अपने सामने रख लो, हम एक्सप्लेन करते जाते हैं, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म यूज किया ई कोलाई बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, किल करता है। इसका स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, टेडपोल के आकार में होता है, पॉलीगोनल हेड होता है, टेल होता है, टेल में 6 टेल फाइबर होता है, टेल फाइबर की हेल्प से ये होस्ट सेल से अटैच करता है। इसके हेड में डीएनए रहता है, ये आपने पढ़ा था। तो बैक्टीरियोफेज वायरस में सिर्फ 2 ही चीज़ है, बैक्टीरियोफेज वायरस में सिर्फ 2 ही चीज़ है, प्रोटीन और दूसरा डीएनए, ये 2 ही चीज़ का बना है। तो हेड को प्रोटीन कोट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कैप्सिड, कैप्सिड के अंदर ही डीएनए पैक होता है। और जब ये वायरस होस्ट सेल को, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो इसका सिर्फ डीएनए ही अंदर जाता है सेल के। ध्यान देना, जब बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है तो सिर्फ इसका डीएनए ही सेल के अंदर जाता है, प्रोटीन बाहर ही रह जाता है, प्रोटीन इसका बाहर ही रह जाता है, सिर्फ डीएनए अंदर जाता है, हेड वगैरह बाहर ही रह जाता है, टेल वगैरह सिर्फ प्रोटीन, सिर्फ डीएनए अंदर जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, दे प्रोवाइडेड, इन्होंने सिद्ध किया अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए जेनेटिक मटेरियल। अनइक्विवोकल का मतलब जिसमें कोई विवाद ही ना हो, जिसमें कोई कंट्रोवर्सी ही ना हो, एकदम क्लियर प्रूफ दिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से भी ज़्यादा बेटर इन्होंने दिया। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के ऊपर कई लोग अंगुली उठाने लगे, ऑब्जेक्शन करने लगे कि ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, डीएनए क्या प्रोटीन भी हो सकता है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। बहुत लोग तो बोल रहे थे प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। तो ज़्यादा उसके बाद फिर हर्शे चेज ने एक्सपेरिमेंट किया 1952 में, तो इनका एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़बरदस्त था। ये अनइक्विवोकल प्रूफ है, मतलब जिस पे कोई अंगुली ही ना उठा पाए, एकदम निर्विवाद रूप से एकदम सिद्ध हो गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इन्होंने रेडियो एक्टिव चीज़ यूज किया, रेडियो एक्टिव चीज़ जो होता है वो सही रिजल्ट देता है। तो इन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस यूज किया P32 और रेडियो एक्टिव सल्फर यूज किया S35। और एक चीज़ याद रखना, फास्फोरस प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन प्रोटीन। फास्फोरस डीएनए में है, प्रोटीन में नहीं है। एंड इसी तरीके से सल्फर प्रेजेंट इन प्रोटीन बट नॉट इन डीएनए। सल्फर प्रोटीन में होता है, डीएनए में नहीं होता। फास्फोरस डीएनए में होता है, प्रोटीन में नहीं होता। और 3 स्टेप इन्वॉल्व थे इनके एक्सपेरिमेंट में। 3 स्टेप था, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूज मशीन होता है ना। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बैक्टीरियोफेज वायरस था, उसमें बैक्टीरियोफेज वायरस को S35 से लेबल कर दिया, सल्फर 35। तो सल्फर को जहां सल्फर मिलेगा वहीं चिपकेगा। तो सल्फर उसके हेड से जाके चिपक गया, क्योंकि सल्फर प्रोटीन, उसका हेड प्रोटीन का बना है, प्रोटीन में सल्फर है, तो सल्फर जाके हेड से अटैच हो गया। अब उस वायरस का इन्फेक्शन करा दिया ई कोलाई को। तो जब ई कोलाई को इन्फेक्ट करेगा तो उसका डीएनए अंदर चला जाएगा, प्रोटीन कोड तो बाहर ही रह जाएगा। तो जो सल्फर था वो बाहर ही रह गया, डीएनए अंदर चला गया। फिर ब्लेंडिंग करा दिया। ब्लेंडिंग मतलब एक ब्लेंडर मशीन होता है, उसमें हिला दिया। हिलाने से ना जो वायरस बैक्टीरिया से चिपका हुआ था उसका कांटेक्ट हट गया। अब उसके बाद सेंट्रीफ्यूज मशीन से सेंट्रीफ्यूज करा दिया। जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे तो जाहिर सी बात है, जो वायरस है, वायरस ऊपर आ गया, वायरस ट्यूब में ऊपर आ गया। तो जो ऊपर आ जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन से उसको बोलते हैं सुपरनेटेंट, और जो चीज़ नीचे जाके बैठ जाता है उसको बोलते हैं पेलेट। तो पेलेट नीचे था, सुपरनेटेंट ऊपर था। तो जो रेडियो एक्टिविटी था, रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में मिला, क्योंकि S35 प्रोटीन में सल्फर होता है, तो वो प्रोटीन कोट में ही सल्फर लगा रह गया। S35 अंदर गया ही नहीं था डीएनए में। तो रेडियो एक्टिविटी when they used S35 then radio activity detected in the supernatant, मतलब जो प्रोटीन कोड था वायरस में उसमें डिटेक्ट किया गया था, सेल में नहीं किया गया, क्योंकि सल्फर डीएनए से थोड़ी ना अटैच होता है, प्रोटीन से ही था, डीएनए में तो गया ही नहीं था। और जब
दूसरी बार उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जब उन्होंने P32 यूज किया, फास्फोरस 32 यूज किया और लेबलिंग कर दिया, तो फास्फोरस जाके डीएनए से अटैच हुआ, वायरस के डीएनए से अटैच हुआ, प्रोटीन कोड के अंदर जो डीएनए था उससे अटैच हुआ। अब इन्होंने क्या किया, इन्फेक्शन करा दिया। जब इन्फेक्शन कराया तो जाहिर सी बात है वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर चला गया, तो बैक्टीरिया के साथ में P32 भी अंदर चला गया, क्योंकि फास्फोरस डीएनए से अटैच हुआ था तो डीएनए के साथ में फास्फोरस 32 भी अंदर चला गया। ब्लेंडिंग करा दिया, ब्लेंडर में ब्लेंडिंग करा दिया जिससे वायरस का बैक्टीरिया से कांटेक्ट हट गया। अब उसके बाद फिर सेंट्रीफिकेशन करा दिया, और जब सेंट्रीफिकेशन कराया मशीन में तो वायरस ऊपर आ गया, जो हल्का होता है ऊपर आ गया, बैक्टीरिया नीचे रह गया। तो सुपरनेटेंट ऊपर रह जाता है, पैलेट नीचे बढ़ जाता है। अब जब इन्होंने कराया तो रेडियो एक्टिविटी इनको रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में नहीं मिला, वायरस में नहीं मिला, उसके प्रोटीन में नहीं मिला, सुपरनेटेंट बैक्टीरियल सेल में मिला, क्योंकि सेल के अंदर वायरस का डीएनए चला गया था और डीएनए में P32 चिपका हुआ था, लगा हुआ था, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है तो P32 डीएनए से अटैच हो गया था। तो इस बार रेडियो एक्टिविटी इनको बैक्टीरियल सेल में मिला। बैक्टीरियल सेल मतलब बैक्टीरिया के अंदर जो वायरस का डीएनए था डीएनए में मिला। इसका मतलब वायरस का डीएनए ट्रांसफर हुआ था, डीएनए ना कि प्रोटीन ट्रांसफर हुआ था। इससे प्रूव हो गया कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए होता है। इससे ये प्रूव हो गया। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ था, ये अनइक्विवोकल प्रूफ था, स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड में आप डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ोगे। अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। आप इसको पहले लिख लीजिएगा बेटा, नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, न्यूक्लिक एसिड, हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड, एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक मिसर। फ्रेडरिक मिसर ने सबसे पहले फाउंड इट, न्यूक्लिक एसिड को इन्होंने देखा कि इन पस सेल न्यूक्लियाई, पस सेल न्यूक्लियाई में, पस होता है ना, पस सेल के न्यूक्लियाई में इन्होंने न्यूक्लिक एसिड को ऑब्जर्व किया। पस सेल जो होता है उसके न्यूक्लियस में इन्होंने न्यूक्लिक एसिड देखा एंड नेम्ड इट न्यूक्लिन, उसको न्यूक्लिन नाम दे दिया। उसके बाद में एक साइंटिस्ट है अल्टमान फाउंड इट टू बी एसिडिक इन नेचर, सो कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। एक साइंटिस्ट था अल्टमान, उसने देखा कि ये एसिडिक नेचर का होता है, जो न्यूक्लिन है एसिडिक नेचर का है, तो इसको न्यूक्लिक एसिड बोल दिया। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड इंक्लूड्स डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए दो चीज आता है। डीएनए क्या है? डीएनए है लॉन्ग हेट्रोपॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। जो डीएनए होता है, डीएनए इज अ लॉन्ग हेट्रोपॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। द लेंथ ऑफ डीएनए डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट या नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट। ठीक है। एक्चुअल में किसी डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं इससे पता चल जाता है डीएनए कितना लंबा होगा, उसका लेंथ कितना होगा, या फिर कितने बेस पेयर प्रेजेंट है इससे पता चल जाता है डीएनए कितना लंबा होगा। बेस पेयर क्या है? दो न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक बेस पेयर बना लेते हैं। ध्यान देना, दोनों स्ट्रैंड के, एक स्ट्रैंड का एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरे स्ट्रैंड का दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये मिलकर ना बेस पेयर बना लेता है अगर कंप्लीमेंट्री है तब। तो दो न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक बेस पेयर बना लेते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ये डिफाइन करता है डीएनए का कितना लेंथ होगा। एंड द लेंथ ऑफ डीएनए इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। ध्यान दो, लेंथ ऑफ डीएनए इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर एक स्पीसीज का, एक स्पीसीज में एक ही ऑर्गेनिज्म जो होंगे ना, मान लीजिए किसी स्पीसीज में 1000 ऑर्गेनिज्म है तो सब में डीएनए का लेंथ क्या होगा? सेम होगा। डीएनए का जो लेंथ होता है ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, स्पीसीज की खासियत होती है। जैसे ह्यूमन का डीएनए करीब 2.25 मीटर का होता है, 2.25 मीटर के आसपास में होता है, 2.2 के आसपास में होता है। तो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए दोनों को मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ये लॉन्ग हेट्रोपॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, डीऑक्सी। और आरएनए है पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब आप देखिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में क्या है? फास्फोरिक एसिड है, फॉस्फेट ग्रुप, PO4- ना, फॉस्फेट ग्रुप। और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स
तो एक चीज़ ध्यान देना, साइड में क्या है, साइड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स, साइड में होता है नाइट्रोजनस बेसेस और पेंटोज शुगर। ध्यान देना, साइड में होता है नाइट्रोजनस बेसेस और पेंटोज शुगर, और बेसिस और पेंटोज शुगर में फॉस्फेट ग्रुप लगा दे तो बन जाएगा टाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ है, जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें 3 चीज़ है, फॉस्फेट ग्रुप है, न्यूक्लियोसाइड्स है, और साइड में क्या है, बेस और शुगर। मतलब शुगर, बेस और फॉस्फेट ग्रुप तीनों मिला के बनता है न्यूक्लियोटाइड। और अगर न्यूक्लियोटाइड से हम फॉस्फेट हटा दे तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। तो साइड में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं बेटा ध्यान देना, जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं उसमें 2 चीज़ है, प्यूरिन्स है और पिरिमिडिन्स है। नाइट्रोजनस बेसेस में प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स होता है। प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन आता है, पायरिमिडिन में थाइमिन और साइटोसिन आता है, ठीक है। और पेंटोज शुगर है, ये 5 कार्बन का शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है डीएनए में, और ये इसके C2 पे 5 कार्बन का है, तो जो सेकंड कार्बन है उस पर H लगा होगा, H, जबकि आरएनए में सेम सेकंड कार्बन पे OH लगा होता है, ऑक्सीजन लगा होता है। ये डीऑक्सी है ना, डीऑक्सी मतलब बिना ऑक्सीजन का, डीऑक्सीराइबो, इसका जो शुगर है वो बिना ऑक्सीजन का है, इसलिए बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है इसमें 2 चीज़ है, प्यूरिन्स और पैरामिडिन्स। तो प्यूरिन्स जो होता है बेटा, प्यूरिन्स ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से सुनना। प्यूरिन का, चाहे वो डीएनए का प्यूरिन हो या आरएनए का हो, जो प्यूरिन होता है उसमें डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, 9 मेंबर्स होते हैं उसमें, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, 9 मेंबर्स होते हैं उसमें। एडेनिन और गुआनिन दोनों प्यूरिन्स होता है, डीएनए आरएनए दोनों में कॉमन होता है। और जो पायरिमिडिन होता है ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, मोनोसाइक्लिक होता है, पायरिमिडिन मोनोसाइक्लिक होता है, और प्यूरिन जो होता है बाईसाइक्लिक होता है, 2 रिंग होता है स्ट्रक्चर। तो पायरिमिडिन में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, 6 मेंबर्ड होता है, 6 मेंबर्ड, और प्यूरिन जो होता है डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, 9 मेंबर्ड होता है। तो पायरिमिडिन में आता है थाइमिन और साइटोसिन। आरएनए में थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल होता है, अभी हम बताएंगे वहाँ पे। बाकी ये पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर में 5 कार्बन का शुगर होता है, और ये डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, इसमें सेकंड कार्बन पे H होता है, ठीक है। और ये जो शुगर है इसमें आप देखोगे पेंटोज शुगर में फ्यूरानोज रिंग होता है, ध्यान देना, फ्यूरानोज रिंग होता है। इस रिंग में कुल मिला के 5 एटम होते हैं, 5 एटम। 5 एटम में से 4 कार्बन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है, और 1 कार्बन रिंग के बाहर होता है एक्सोसाइक्लिक कार्बन होता है, एक एक्सोसाइक्लिक, मतलब रिंग में टोटल 5 एटम थे, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, और जो 5वां कार्बन होता है, टोटल 5 कार्बन है, 5वां कार्बन रिंग के बाहर होता है, 5th कार्बन, ठीक है। आरएनए क्या है, आरएनए इज द लॉन्ग पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। राइबो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आरएनए में जो पेंटोज शुगर है वो राइबोज होता है। तो यहाँ पे देखिएगा पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में 2 चीज़ है, एक तो फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा राइबो न्यूक्लियोसाइड्स, साइड्स, ठीक है। तो साइड में क्या आता है, नाइट्रोजनस बेसिस है प्लस पेंटोज शुगर है, और बेसिस और पेंटोज शुगर दोनों मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड, और साइड में अगर फॉस्फेट ग्रुप लगा दे तो बन जाएगा टाइड। मतलब टाइड से फॉस्फेट हटा दो तो साइड बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए राइबोन्यूक्लियोसाइड्स में नाइट्रोजनस बेसिस और पेंटोज शुगर है। नाइट्रोजनस बेसिस में अगेन वही चीज़, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स है। प्यूरिन्स में एडेनिन और गुआनिन है, पायरिमिडिन में यूरेसिल एंड साइटोसिन है। थाइमिन यहाँ पे था, थाइमिन के स्थान पे यहाँ पे यूरेसिल हो जाता है। यूरेसिल जो होता है ये 5 मेथाइल, ध्यान देना, यूरेसिल जो होता है ना, यूरेसिल और थाइमिन में एक मेथाइल ग्रुप का अंतर होता है। जो थाइमिन था वहाँ पे थाइमिन 5 मेथाइल यूरेसिल होता है। मतलब अगर यूरेसिल में 5th पोजीशन पे थाइमिन ग्रुप लगा दें, मेथाइल ग्रुप लगा दें, यूरेसिल में 5th पोजीशन पे मेथाइल ग्रुप लगा दें तो थाइमिन बन जाता है। थाइमिन होता है 5 मेथाइल यूरेसिल, ठीक है। तो यहाँ पे पायरिमिडिन में डीएनए में थाइमिन था, यहाँ पे यूरेसिल हो जाता है। बाकी पेंटोज शुगर वही है, यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर था, यहाँ पे राइबोज शुगर है, इतना ही अंतर है।
C2 पे वहाँ H था, यहाँ पे OH है, सिर्फ एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है। ये 5 कार्बन का शुगर है बिल्कुल उसकी तरह। यहाँ भी फ्यूरानोज रिंग होगा, रिंग में 5 एटम होंगे, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, और 5वां कार्बन रिंग के बाहर होगा, एक्सोसाइक्लिक होगा। तो आप इसको ना नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं, बना लीजिए। तो यहाँ पे बेटा ध्यान देना, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए। हम डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में बात करते हैं। तो अगर आरएनए होता बेटा, आरएनए होता तो राइबोज शुगर होता। देखिए 5 कार्बन का शुगर है, पेंटोज शुगर है, C1 C2 C3 C4 और C5। इसमें एक ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 कार्बन है, 5वां कार्बन रिंग के बाहर एक्सोसाइक्लिक है, फ्यूरानोज रिंग होता है ये। तो इसमें C2 सेकंड कार्बन पे OH आपको दिख रहा होगा, OH आपको दिख रहा होगा, इसलिए बोलते हैं राइबोज शुगर। तो हुआ क्या, राइबोज शुगर से डीऑक्सीराइबोज शुगर कैसे बना, मतलब आरएनए से डीएनए कैसे बना। जब पहले अर्लियर लाइफ फॉर्म इवॉल्व हुआ, आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस पढ़ा होगा, जब लाइफ का स्टार्टिंग हुआ तो जो ऑर्गेनिज्म थे उनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए हुआ करता था। आरएनए से डीएनए इवॉल्व हुआ है केमिकल मॉडिफिकेशन के थ्रू, जिसका नाम था रिडक्शन। तो उसमें क्या हुआ, ये जो C2 पे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हट गया, गायब हो गया, और ये जो राइबोज शुगर था, राइबोज से बन गया डीऑक्सीराइबोज, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर बन गया। ठीक है, अब एक चीज देखना, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। अब इसी डीऑक्सीराइबोज शुगर में क्या करना है, ये जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे ये जो OH लगा है, ध्यान देना, ये जो फर्स्ट कार्बन पे OH लगा है, फर्स्ट कार्बन से यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस जुड़ गया, ये N का मतलब है नाइट्रोजिनस बेस, यहाँ पे ये जुड़ गया नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस जुड़ गया, और इनके बीच में जो लिंकेज है, इस लिंकेज को हम बोलते हैं, ध्यान देना, N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसको किसको जोड़ता है, पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर फर्स्ट और नाइट्रोजिनस बेस, इन दोनों के बीच में, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। और पता है, शुगर और बेस दोनों मिलके क्या बना लिए, दोनों मिलके अब बना लिए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड बना लिए ना, शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस। तो ये N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अब अगर ये नाइट्रोजिनस बेस प्यूरिन है, देखिए जरा, अब बेस में ये प्यूरिन पायरिमिडिन कुछ भी हो सकता है, अगर वो प्यूरिन है, ध्यान देना, प्यूरिन और पायरिमिडिन दोनों के केस में हम आपको बता दें, अगर प्यूरिन है तो उसको हम बोलेंगे C1N9, ध्यान देना, C1N9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, C1-N- N9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और अगर वो पायरिमिडिन है C1 C डैश मतलब C1 और 1 इसका मतलब ये है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं 1-1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर ये बेस प्यूरिन है तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं 1' या डैश 9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, अब ये बताइए, ये 1 क्या है, ये 9 क्या है। 1 है फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर, फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर। 9 क्या है, 9 दिखा रहे हैं नंबर ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजनस बेस है उसका 9th नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नंबर 9th शुगर के कार्बन नंबर फर्स्ट से लिंक हो जाता है इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। ठीक है, और जो पायरिमिडिन है तो 1' क्या दिखाता है, 1' दिखा रहा है कार्बन फर्स्ट ऑफ शुगर,
एंड फर्स्ट नाइट्रोजन ऑफ नाइट्रोजनस बेस, तो ये एन ग्लाइकोसिडिक, एन का मतलब नाइट्रोजन, तो ये ही होता है ना, ये 1'9 है अगर वो प्यूरिन है, 1'1 है अगर वो पायरिमिडिन है। ये 9 और 1 क्या दिखा रहा है, 9 नंबर ऑफ नाइट्रोजन दिखा रहा है नाइट्रोजनस बेस का, तो आप इसको लिख लीजिए। तो बन गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड बन गया, साइड। अब हम आपको बताएं, आप इसको नोट कर लो। तो ये साइड बन गया। अब क्या करना है, ये जो C5 पे OH है, C5 पे जो OH है, इस पे हम फॉस्फेट ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इस पे फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया, C5 से फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया। अब ये बन गया न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बन गया, न्यूक्लियोटाइड ये। और ये जो लिंकेज है इनके बीच में, बेटा ध्यान देना, इनके बीच में जो लिंकेज है, इस लिंकेज को बोलते हैं फॉस्फोएस्टर लिंकेज। ये फॉस्फोएस्टर लिंकेज है। C5 और फॉस्फेट के बीच में, शुगर के C5 और फॉस्फेट के बीच में जो लिंकेज है, इसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर लिंकेज, एस्टर लिंकेज। फॉस्फोएस्टर लिंकेज। तो ये बन गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। अब कई सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे। दूसरा न्यूक्लियोटाइड कहाँ से जुड़ेगा, C3OH से जुड़ेगा। अब देखिए आप जरा, ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया एक सिंगल। अब आप देखिए जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा, दूसरे न्यूक्लियोटाइड में भी ऐसे शुगर होगा। देखिए दूसरे न्यूक्लियोटाइड में भी ऐसे पेंटोज शुगर होगा, C1 होगा, C2, C3, उसमें भी ऐसे C4 होगा, और C4 से ये C5 निकला होगा, उस पर CH2OH ऐसे होगा ये, ठीक है। C3 पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, DNA है ना, राइबो शुगर होगा इसमें। अब बेटा ध्यान देना, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा, और ये जो नाइट्रोजनस बेस है, इसका जो C1 है, C1 से ये फिर अगेन यहाँ पे कोई जो राइबोस डीऑक्सीराइबोस शुगर है, यहाँ पे फिर से ये नाइट्रोजनस बेस आके जुड़ गया। कौन सा लिंकेज है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ये क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया। और अब ये देखिए जो C5 पे OH है, इस पे फॉस्फेट ग्रुप लगा दीजिए आप, इस पे फॉस्फेट ग्रुप लगा देना है हमको। अब बेटा ध्यान दो, इस पे फॉस्फेट ग्रुप हमने लगा दिया। तो अब एक चीज ध्यान देना, ये जो C3 का O है, ये जो C3 का O था पहले न्यूक्लियोटाइड का, पहले न्यूक्लियोटाइड के शुगर के C3 का O और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के C5 पे जो फॉस्फेट लगा था, इनके बीच में ध्यान देना, इनके बीच में ये बन जाता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है बेटा 3' to 5', 3' to 5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बन गया। और ये बन गया डाई न्यूक्लियोटाइड। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए ना, डाई न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब ऐसे जो तीसरा न्यूक्लियोटाइड होगा, तीसरा न्यूक्लियोटाइड का उसका जो C5 पे फॉस्फेट लगा होगा, वो दूसरे के C3O से ऐसे जुड़ जाएगा, जैसे पहले न्यूक्लियोटाइड के C3O से दूसरे न्यूक्लियोटाइड का C5 का फॉस्फेट जुड़ा था फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू। ऐसे इससे भी तीसरा जुड़ेगा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू, चौथा जुड़ेगा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू 3' to 5'। तो ऐसे ना पूरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगा, कितना भी लंबा हो सकता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो ध्यान देना, पहले न्यूक्लियोटाइड का C3 3' का मतलब C3 थर्ड कार्बन, और दूसरे का C5 कार्बन,
इनके बीच में बनता है फॉस्फोडाइएस्टर, क्योंकि दो न्यूक्लियोटाइड है इसलिए बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ऐसे मान लो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक बनता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अगर 100 न्यूक्लियोटाइड है तो दो के बीच में एक बनता है, तो 100 के बीच में 99, 100 के बीच में 99 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनेंगे। बेटा ध्यान देना, तो डीएनए कितना भी लंबा हो जाए, आप देखिए ना, ये ऐसा डीएनए कितना भी लंबा हो गया, इस पे एक साइड में देखिए C5 पे फॉस्फेट है, तो उसको ऐसे 5 प्राइम डैश दिखा देते हैं, 5 प्राइम फॉस्फेट, और इधर C3 पे OH होगा, तो एक दिखा देते हैं उसका हम 3 प्राइम एंड, ये ऐसा 3 प्राइम OH। तो और ये बैकबोन है डीएनए का, ये डीएनए का बैकबोन है, ये डीएनए का बैकबोन है। ये किसका बना है? ये शुगर है, शुगर और फॉस्फेट का बना होता है। जो बैकबोन है मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट, ये शुगर और फॉस्फेट का बना होता है। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है कितने भी न्यूक्लियोटाइड का हो सकता है, तो ये शुगर और फॉस्फेट का बना होता है। और इसमें जो नाइट्रोजिनस बेस होता है, ये आपको दिख रहा है ना बेस, ये जो नाइट्रोजिनस बेस है ये एक्चुअल में अंदर की तरफ रहता है। हम ऐसे यहाँ पे N लिख दिए हैं, नाइट्रोजिनस बेस जो होता है ना वो अंदर की तरफ ऐसे रहता है। नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन जो भी है वो अंदर की तरफ रहता है। तो जो नाइट्रोजिनस बेस होगा हम आपको दिखा दें, नाइट्रोजिनस बेस ये है, यहाँ पे एडेनिन है, एडेनिन, यहाँ पे साइटोसिन है, गुआनिन है, थाइमिन है, थाइमिन, ऐसे एडेनिन है, ठीक है, ये अंदर की तरफ होगा। और ऐसे ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड चेन है, और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। तो इधर 3 प्राइम OH था, यहाँ पे इसका 5 प्राइम फॉस्फेट होगा, और इधर इसका 3 प्राइम OH होगा, ठीक है। ये तो ये इसका बैकबोन है, किसका बना है? शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट का बना होगा। और यहाँ भी जो नाइट्रोजिनस बेस होंगे वो अंदर की तरफ होंगे, अंदर की तरफ होंगे। और ए जो होता है थाइमिन से पेयर करता है, थाइमिन से, यहाँ थाइमिन होगा यू, और यहाँ पे C है तो यहाँ पे G होगा, G है तो यहाँ पे C होगा, T है तो यहाँ पे A होगा, A है तो यहाँ पे T होगा, ठीक है ये। और इनके बीच में आपस में पेयरिंग होता है। AT के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, GC के बीच में 3, GC के बीच में 3, AT के बीच में 2, AT के बीच में 2, तो ये साइटोसिन था। तो ये बीच में हमने दिखा रखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये डीएनए डबल हेलिक्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डीएनए डबल हेलिक्स को ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, याद रखना। और ये मेजर स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन होता है। इसके अलावा आप देखोगे एक नाइट्रोजिनस बेस दूसरे नाइट्रोजिनस बेस को भी अट्रैक्ट करता है। वन नाइट्रोजिनस बेस स्टैक्स ओवर अदर, एक नाइट्रोजिनस बेस दूसरे नाइट्रोजिनस बेस को भी अट्रैक्ट करता है। मतलब दो नाइट्रोजिनस बेस के बीच में, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड तो होता ही है, दो बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही है। उसके अलावा आप देखोगे बेटा ध्यान देना, एक होता है बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन, बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन, ये है नेट वान डेर वाल इंटरेक्शन। ये करता क्या है, प्रोवाइड एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए अदर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब
मेजर स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन डीएनए के लिए क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सबसे मजबूत वही यहाँ पे देगा। लेकिन उसके अलावा एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे नाइट्रोजनस बेस को अट्रैक्ट करता है, इनके बीच में अट्रैक्शन काम करता है, उसको बोलते हैं बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन। एनसीईआरटी में लिखा है द प्लेन ऑफ वन बेस स्टैक्स ओवर द अदर कॉल्ड बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन व्हिच प्रोवाइड्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए डबल हेलिक्स अदर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मेजर स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसके अलावा बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन होता है जो एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो डीएनए जो होता है ना, डीएनए एंटी पैरेलल है, इसका 3 प्राइम इधर है तो इसका 5 प्राइम होगा, इसका 5 प्राइम है तो इसका 3 प्राइम होगा। तो ये एक बार जरा आप नोट कर लो, लिख लो फिर हम आगे बात करें। बेटा नोट कर लो, आप लिख लो। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ये इसी से ना दूसरा स्टैंड भी लगा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होगा, उसका भी बैकबोन शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ होगा। तो आप ये लिख लीजिए। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल आया था, बहुत ही फेमस हुआ था, प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। वाटसन और क्रिक ने प्रपोज किया था, वाटसन एंड क्रिक इन 1952 के आसपास में, 1953 था, उसमें इन्होंने प्रपोज किया था और इनको नोबेल प्राइज मिला था 1963 में। ध्यान देना, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इसमें आप देखिए जरा, इनका जो डबल हेलिकल मॉडल था, डबल हेलिकल मॉडल बहुत ही फेमस हुआ था और इसके लिए इन लोगों को नोबेल प्राइज भी मिला था। भाई ध्यान देना, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, बहुत ही फेमस था। तो इन्होंने दिया था डबल हेलिकल मॉडल फॉर बीडीएनए के लिए इन्होंने दिया था डबल हेलिकल मॉडल फॉर बीडीएनए, नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इनका जो प्रपोजिशन था, बेस्ड ऑन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या एक्सरे डिफ्रैक्शन, क्रिस्टलोग्राफी ही है, डिफ्रैक्शन पैटर्न of Morris Wilkins and Rosalind Franklin, इनके डबल हेलिकल, इनका जो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न था इसके ऊपर बेस्ड था। और इनका जो प्रोपोजिशन था बेटा, वो also based on चारगफ रूल जो था ना, ये था चारगफ रूल था फॉर बेस इक्विवेलेंस। एक्चुअल में इन्होंने जो डीएनए डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया 1963 में, और इनको 1962 में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इनका जो प्रपोजिशन था, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न था, मॉरिस विल्किंस का और रोजलिंड फ्रैंकलिन था, इनके कंसेप्ट के ऊपर था, उसका जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी बनाया था उसके ऊपर था, और चारगफ रूल के ऊपर भी था। एरविन चारगफ साहब ने ही बताया था। एक्चुअल में डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, दोनों स्ट्रैंड बोथ आर एंटी पैरेलल। ध्यान देना, डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं। मतलब
एक का इधर 3 प्राइम एंड है, इधर 5 प्राइम एंड है, तो दूसरे का इधर 3 प्राइम होगा, उधर 5 प्राइम होगा। मतलब एक का 5 प्राइम एंड है तो उधर सामने दूसरे में 3 प्राइम एंड होगा। एंटी पैरेलल होता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं। क्यों? अगर दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलली अरेंज होगा तो जगह कम लेगा, स्पेस कम लेगा। जैसे आप जूता खरीदने जाते हो दुकान पे, तो डिब्बे में जूता एंटी पैरेलल रखा होता है, उसको आप पैरेलल कर दो, डब्बा फट जाएगा, जगह कम हो जाएगा ना। तो एंटी पैरेलल अरेंजमेंट से स्पेस कम लगता है। तो न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, डीएनए का साइज बहुत बड़ा होता है। तो एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होने से फायदा यही है कि स्पेस कम लगेगा। और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, ध्यान देना, इनका जो डबल हेलिकल मॉडल था, एनसीईआरटी में सारा पॉइंट लिखा है, बस आप सुनते जाओ। डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल था, उसका जो हॉलमार्क, हमने बताया डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और ध्यान देना, इनका जो हॉलमार्क था, इनके प्रपोजिशन का, वाटसन क्रिक का हॉलमार्क था बेस पेयरिंग। और जो बेस पेयरिंग था वो चारगफ रूल के ऊपर बेस्ड था। चारगफ ने ही बताया था कि प्यूरिन पायरिमिडिन से पेयरिंग करता है, पायरिमिडिन प्यूरिन से, प्यूरिन पायरिमिडिन से पेयरिंग करता है, ये चारगफ साहब ने ही बताया था। चारगफ का बेस इक्विवेलेंस का एक रूल आया था, हम अभी बता देंगे। तो इनका जो वाटसन क्रिक का जो प्रपोजिशन था, हॉलमार्क चारगफ के रूल के ऊपर बेस्ड था, बेस पेयरिंग वाला। उन्होंने बताया एटी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जीसे के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये चारगफ साहब ने ही बताया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एनसीईआरटी में सारा पॉइंट लिखा है। अच्छा, जितना भी बढ़िया पॉइंट है जो नीट में आने लायक है। तो एक चीज़ ध्यान देना, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और बेस पेयरिंग के ये रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड रहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर मतलब डीएनए के स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन होना होगा, जब ये टेम्पलेट का काम करेगा तो 2 स्ट्रैंड से 2 नए स्ट्रैंड बनेंगे और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ये अपने पेरेंट के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, पेरेंट डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, तो ये सब याद रखना, यही कॉम्प्लीमेंटारिटी होता है। और चारगफ रूल क्या था? चारगफ साहब ने बताया था, चारगफ रूल है, ये अप्लाई होता है, चारगफ रूल अप्लीकेबल है, अप्लीकेबल फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। चारगफ रूल जो होता है बेटा, एप्लीकेबल फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे एप्लीकेबल है। मतलब आप क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर सकते हो, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स इन ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसमें प्यूरिन और पायरिमिडिन का कंसंट्रेशन कितना होगा, क्वांटिटी कितना होगा, ये हम बता सकते हैं। तो चारगफ साहब ने क्या बोला था कि जो प्यूरिन है, प्यूरिन का कंसंट्रेशन हमेशा पायरिमिडिन के बराबर होता है। या फिर हम बोल दें एडेनिन प्लस गुआनिन है, ये प्यूरिन है, इसका कंसंट्रेशन पायरिमिडिन मतलब थायमिन प्लस साइटोसिन के बराबर होगा। ये मिला के इसके होगा। ठीक है, और यह हम बोल दें एडेनिन प्लस गुआनिन अपॉन थायमिन प्लस साइटोसिन, ये सब मिला के 1 होता है, इक्वल टू 1 होता है। और इन्होंने ये भी बोला एडेनिन हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड लेता है थायमिन से, तो एडेनिन का कंसंट्रेशन थायमिन के कंसंट्रेशन के बराबर होगा। और गुआनिन जो होता है ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड लेगा साइटोसिन से, तो इसका कंसंट्रेशन बराबर होगा। लेकिन A प्लस टी अपॉन G प्लस सी इक्वल टू 1 नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू 1। अरे भाई, एडेनिन गुआनिन और थायमिन साइटोसिन इक्वल टू 1 होता है, ATGC थोड़ी ना होगा, ये डज नॉट इक्वल टू 1। ये बात आप याद रखना, ये इसके बराबर नहीं होगा। और एक चीज़ याद रखना, AT और GC
जीसी का रेशियो कभी एक नहीं होता। इसका जो रेशियो है एटी और जीसी का जो रेशियो है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी स्पीशीज के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज, ये भी किसी भी स्पीशीज के लिए कैरेक्टरिस्टिक होता है और कभी एक नहीं होता। जैसे ह्यूमन में आप देखोगे, ह्यूमन में एटी जीसी रेशियो होगा 1.52 और ई कोलाई बैक्टीरिया में ये रेशियो होता है 0.93। मतलब एक से अधिक है, मतलब ह्यूमन जीनोम 80 रिच होता है, एडेनिन थाइमिन इसमें ज़्यादा मिलेगा, रेशियो एक से अधिक आ रहा है। और ई कोलाई में रेशियो एक से कम है, मतलब ई कोलाई में जीसी बहुत ज़्यादा है, गुआनिन और साइटोसिन बहुत ज़्यादा है। तो जो 80 रिच डीएनए होता है ह्यूमन का, 80 रिच डीएनए है, 80 रिच, और ई कोलाई का जीसी रिच है। तो जीसी रिच डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है। जीसी रिच गुआनिन और साइटोसिन रिच डीएनए जो होता है ज़्यादा थर्मोस्टेबल होता है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहेगा, क्योंकि 3 बॉन्ड है ना उसमें जीसी के बीच में, और एटी के बीच में 2 ही होता है। तो जीसी रिच डीएनए इज मोर स्टेबल देन द एटी रिच। एक्चुअल में हाई टेम्परेचर हो गया, हाई टेम्परेचर, अल्कली ट्रीटमेंट, इन सब से डीएनए के जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाता है। इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। जब हाई टेम्परेचर होता है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाता है तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, उसको डीनेचुरेशन बोलते हैं। लेकिन जीसी रिच होगा तो जल्दी नहीं टूटेगा, 3 बॉन्ड रहेगा ना, एटी रिच होगा तो 2 ही बॉन्ड होगा, जल्दी से टूट जाता है। तो ये चारगफ रूल ही बताए थे चारगफ साहब ने कि प्यूरिन और पायरिमिडिन का कंसंट्रेशन हमेशा बराबर होता है, और प्यूरिन हमेशा पायरिमिडिन से ही बेस पेयर करता है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। तो ये बताइए एटी से और जीसी से पेयरिंग करता है तो हमेशा प्यूरिन के सामने पायरिमिडिन क्यों आता है, या पायरिमिडिन के सामने प्यूरिन क्यों आता है? प्यूरिन से पायरिमिडिन से बेस पेयरिंग क्यों नहीं करता? क्योंकि बेटा प्यूरिन में आप पता है डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, 9 मेंबर होता है, पायरिमिडिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, 6 मेंबर्ड है। तो 9 के सामने 6 आया और इधर भी 6 के सामने, मतलब 9 के सामने 6 आया, तो इससे क्या रहेगा ना, एक पे 9 तो इधर 6, एक पे 6 तो इधर 9, तो इससे क्या होगा, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो डिस्टेंस है ना इक्वली मेंटेन रहेगा। प्यूरिन पेयरिंग नहीं करेगा, पायरिमिडिन नहीं करेगा, नहीं तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो अनइक्वल हो जाएगा। तो 6 वाला 9 के साथ में, 9 वाला 6 के साथ में पेयरिंग करेगा तो दोनों स्ट्रैंड पे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वली मेंटेन रहेगा, नहीं तो डिस्टेंस गड़बड़ा जाएगा। चारगफ रूल में एक आध दो हम क्वेश्चन बताते हैं आपको। तो इसमें देखिए, मान लो एक क्वेश्चन है, इन ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए कंसंट्रेशन ऑफ एडेनिन है 30%, देन द कंसंट्रेशन ऑफ साइटोसिन विल बी, साइटोसिन का कंसंट्रेशन कितना होगा? तो बताइए एडेनिन कितना है? एडेनिन 30% है, कुल मिला के 4 नाइट्रोजनस बेसेस है, एडेनिन 30% है, और एडेनिन के बराबर थाइमिन भी होगा, तो थाइमिन भी कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। हुआ कितना, 60% हो गया। अब बचा क्या है आपके पास, G + C बचा है, गुआनिन और साइटोसिन, सब मिला के 1 होता है, 1 मतलब 100% होता है, सब मिला के 100% होता है। तो 30 से 60% हो गया। 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं तो 2 न्यूक्लियोटाइड मिलके 60% बना लिए। अब बचा है 2 बचा है कितना, 60 और 40 100 होता है ना, तो 2 न्यूक्लियोटाइड 60% बना लिए, मतलब जो बचा 2 न्यूक्लियोटाइड उसमें 40% होगा, तो 40 G + C = 40, तो C बराबर 40/2 है ना, 2 न्यूक्लियोटाइड है तो 2 कर दो तो कितना आ गया, 20% आ गया। ऐसे G का निकाल लो आप, G = 40/2 कर दो, मतलब वो भी कितना आया, 20% आया। तो साइटोसिन का कंसंट्रेशन आ गया 20%, गुआनिन का भी आ गया 20%। अब आप देखिए, अब आप यहां पर रख दो, 1 के बराबर आ जाएगा। A कितना था, 30 था, AG TC के स्थान पे वैल्यू रख दो। G कितना है, G है 20,
अपॉन टी कितना है, टी है 30, सी कितना है 20। तो देखिए 30 20 50, 30 20 50 इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया ना। 30 20 50, 30 20 50, तो 1:2, मतलब 50-50 आ गया दोनों ये। अच्छा, अगर यूरेसिल दिया रहे तो समझ जाना वो आरएनए है, थाइमिन दिया रहे तो समझ लेना डीएनए है। तो ये डबल हेलिकल मॉडल था इनका, खत्म हो गया, हमने बता दिया। एक एक लाइन आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। अगर डीएनए के एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस आपको पता है तो दूसरे का आप खुद बता सकते हो, यही तो कॉम्प्लीमेंटारिटी है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो आप इसको लिख लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए आप। और जो डबल हेलिकल मॉडल था उसमें इन्होंने ये बताया कि डीएनए ऐसे डबल हेलिकल मॉडल होता है, ऐसे ना, ये ऐसे मान लीजिए है, ये डबल हेलिकल मॉडल है। तो डीएनए जो होता है वो राइट हैंडेड मैनर में कॉइल्ड होता है, ठीक है, राइट हैंडेड मैनर में। इसको बोलते हैं एक हेलिकल टर्न। ये एक हेलिकल टर्न है बेटा, ये 1 हेलिकल टर्न, एक हेलिकल टर्न है। इसमें 10 बेस पेयर, लगभग 10 बेस पेयर होते हैं, अप्रॉक्स 10 बेस पेयर्स। 2 बेसेस मिलके, 2 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक बेस पेयर बनाते हैं। अगर 100 बेसिस है मतलब 50 बेस पेयर, या हम बोल दें अगर 100 बेस पेयर है मतलब 200 बेसिस। ध्यान देना, 100 बेसिस मतलब 50 बेस पेयर, 2 बेसिस मिलके, 2 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक पेयर बनाते हैं। अगर बोल दें 100 बेस पेयर मतलब 200 बेसिस हो जाएंगे ना। तो ये आप देखिए यहाँ पे ए है, टी है, टी है, ए है, जी है, सी है, ऐसे आप ना ऐसे दिखा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए, ऐसे यहां भी दिखा दो। इसका कॉम्प्लीमेंट्री इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये एटी के बीच में 2 और जीसी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। ये तो आप देखिए ये कितना पेयर बन गया, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10 बेस पेयर है। और एक चीज ये देखिएगा, 2 बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दूरी होता है बेटा, सुन लो, जो 2 बेस पेयर है, 2 बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होगा, हम आपको बता दें, 2 बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है, एक बेस पेयर, ये दूसरा बेस पेयर, 2 बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है, ये 2 बेस पेयर के बीच में जो दूरी होता है, उस दूरी को हम बोलते हैं वर्टिकल राइज पर बेस पेयर। और वो दूरी आता है 0.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो बताइए, एक हेलिकल टर्न में 10 बेस पेयर है तो 10 × 3.4 मतलब कितना, 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। एक हेलिकल टर्न में 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा या फिर 3.4 नैनोमीटर हो जाएगा। एक हेलिकल टर्न का लंबाई 3.4 नैनोमीटर है। और डीएनए का जो डायमीटर होता है, ये डीएनए का जो डायमीटर होगा बेटा, ध्यान देना, जो डीएनए का डायमीटर होता है, डायमीटर हम आपको बताएं, डीएनए का जो डायमीटर होगा 20 एंगस्ट्रॉम, या हम बोलते हैं 2 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर इसका डीएनए का डायमीटर होगा। तो आप इसको बना लीजिए, लिख लीजिए, ये सब आपने पहले भी पढ़ रखा है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो ध्यान देना बेटा, हम डीएनए हेलिक्स के पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं। एक्चुअल में डीएनए का लेंथ बहुत बड़ा होता है। आप देखिए, अगर ना डीएनए का लेंथ बहुत बड़ा होता है, लेकिन डीएनए छोटे से न्यूक्लियस में रहता है। आप देखेंगे अगर
न्यूक्लियस का डायमेंशन है 10⁶ मीटर और डीएनए का लेंथ है 2.2 मीटर। तो डीएनए तो हाईली एक्सटेंडेड होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा है। तो आप सोचिए इतने से छोटे न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए कैसे आता होगा। एक्चुअल में डीएनए को ना ठूस ठूस के न्यूक्लियस के अंदर भरा जाता है, उसका पैकेजिंग कराया जाता है। जो डीएनए होता है उसका न्यूक्लियस के अंदर ठूस ठूस के कॉम्पैक्शन होता है, कंडेंसेशन होता है, कॉइलिंग होता है, फिर जाके वो न्यूक्लियस में किसी तरीके से आता है। तो उसी को बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो देखिए द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच में दूरी कितना था, 0.34 नैनोमीटर था या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम था। इसका मतलब मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर कर देंगे। तो लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए इन डिप्लॉयड सेल, हैप्लॉयड, ध्यान देना, हैप्लॉयड ह्यूमन में, हैप्लॉयड जीनोम में, ह्यूमन के हैप्लॉयड जीनोम में, मतलब एन में आप देखोगे तो 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होता है, ठीक है। लेकिन हैप्लॉयड में कितना, 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होगा। डिप्लॉयड में कितना होगा, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर हो जाएगा। डिप्लॉयड में डबल कर दो तो इतने से मल्टीप्लाई कर दो, इतना मीटर आ जाएगा। 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर इक्वल टू कितना, 2.2 मीटर आ जाएगा। ह्यूमन में डिप्लॉयड सेल में, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में डीएनए का लेंथ 2.2 मीटर होता है, हैप्लॉयड में इसका आधा हो जाएगा। तो आप देखिए न्यूक्लियस का डायमेंशन है 10⁻⁻6 मीटर। तो आप सोचो इतने छोटे से न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए कैसे आता होगा। ऐसे ही आप देखिए नंबर ऑफ बेस पेयर इन ई कोलाई इज, ई कोलाई में, बैक्टीरिया में 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर होता है, ठीक है, नंबर ऑफ बेस पेयर। और डिप्लॉयड ह्यूमन में 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होता है, यहाँ पे 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर है। देन द लेंथ ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा, इतने से मल्टीप्लाई कर दो तो लगभग 1.36 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना करोगे तो मिलीमीटर में हमको कन्वर्ट करना होगा तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो इतना मिलीमीटर आएगा वो आप मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो द साइज ऑफ ई कोलाई का साइज 1 माइक्रोमीटर है और उसके डीएनए का साइज 1.36 मिलीमीटर है। तो आप सोचिए इतने छोटे से सेल में इतना बड़ा डीएनए कैसे आता होगा। लॉन्ग साइज डीएनए गेट पैकेज्ड, तो डीएनए का पैकेजिंग कराया जाता है बेटा। जो डीएनए होता है उसको ठूस ठूस के न्यूक्लियस के अंदर भरा जाता है, उसका पैकेजिंग। यूकैरियोट में न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर पैकेजिंग होता है। जबकि आप देखिए बैक्टीरिया में कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, फिर भी बैक्टीरिया का डीएनए पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड नहीं होता, फैला नहीं होता, वो भी कंडेंस फॉर्म में रहता है, भले ही उसमें न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, फिर भी उसका जो डीएनए होता है पूरे साइटोप्लाज्म में फैला नहीं रहता, वो उसका भी कॉम्पैक्शन होता है। तो ये पैकेजिंग की वजह से होता है। तो आप देखिए तो इतना बड़ा डीएनए 1.36 मिलीमीटर का 1 माइक्रोमीटर सेल के अंदर कैसे आता होगा, पैकेजिंग की ही वजह से आता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया में देखिए नो न्यूक्लियस है ही नहीं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है इन बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट, बट देयर डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। कॉम्पैक्शन या सुपर क्वाइलिंग या पैकेजिंग ऑफ बैक्टीरियल डीएनए इज डन बाय नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है और पॉलीएमाइंस होते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसके डीएनए से पॉलीएमाइंस, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, आरएनए, ये सब आपस में मिल के ना डीएनए को एकदम पैकेजिंग करा देते हैं। इन सबको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इसको न्यूक्लियोइड या जेनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियोइड में डीएनए, आरएनए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, पॉलीएमाइंस, ये सारा कुछ होता है, ठीक है। अब आप देखिए डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स में अगर हम डीएनए के पैकेजिंग की बात करें तो यूकैरियोट में डीएनए का पैकेजिंग प्रोकैरियोट से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और लेंदी प्रोसेस होता है। इसमें आप देखेंगे डन बाय हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन कराएगा। हिस्टोन प्रोटीन में आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्सेस में होते हैं। आर्जिनिन लाइसिन रिच होता है
पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन है, ध्यान देना। पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन होता है। हिस्टोन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन होता है। आर्जिनिन लाइसिन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज बेसिक अमीनो एसिड है, उसी की वजह से हिस्टोन भी पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन हो जाता है। और ठीक है, तो डन बाय हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन कंटेनिंग प्रोटीन दोनों मिलकर पैकेजिंग कराते हैं डीएनए का। द यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो आप देखोगे यूकैरियोट में डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए, ये सब मिल के बेटा न्यूक्लियोसोम बना लेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। आरएनए स्पेसिफिक नहीं बोला जा सकता, उसमें डीएनए रहेगा प्लस हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स ये सब रहेंगे, तो ये सब बना लेंगे न्यूक्लियोसोम। अभी हम बताएंगे क्या रहेगा उसमें, ठीक है। जो क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन में डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये सब रहता है। न्यूक्लियोसोम में डीएनए रहेगा प्लस हिस्टोन प्रोटीन रहेगा। तो हम अभी बात करेंगे, बताएंगे। तो इसमें देखिए हिस्टोन प्रोटीन का हमने नाम लिया। हिस्टोन प्रोटीन्स आर 5 टाइप्स, 5 प्रकार का है। H1, H2A, H2B, H3 और H4। इसमें ये देखिए H1 है, ये अकेले रहेगा, एक सिंगल कॉपी रहेगा। H2A, H2B, H3 और H4, H मतलब सब में हिस्टोन है, ये डबल डबल रहेगा, पेयर में रहेगा, 2 कॉपी रहेगा, मतलब H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4, ये डबल डबल रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर। इन चारों को ये डबल डबल रहेंगे तो 8 हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं इसको हिस्टोन ऑक्टेमर। ऑक्टेमर को न्यू बॉडी या कोर हिस्टोन भी बोलते हैं, न्यू बॉडी या कोर हिस्टोन। और कोर हिस्टोन या न्यू बॉडी में H1 नहीं रहता, H1 अकेले ही है ना। H1 इज नॉट द पार्ट ऑफ कोर हिस्टोन या न्यू बॉडी। H1 लिंकर बोलते हैं इसको, H1 लिंकर। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे का प्रोसेस हम फिर बताते हैं आपको, इतना आप लिख लीजिए पहले। तो यहां पे ध्यान देना बेटा, तो हिस्टोन ऑक्टेमर के बारे में भी हमने बात किया। ऑक्टेमर में H2A, H2B, H3 और H4 होता है, डबल डबल होता है, तो ऑक्टेमर बोल दिया। H1 को पेरीफेरल या लिंकर हिस्टोन बोलते हैं, पेरीफेरल या लिंकर, वो हिस्टोन ऑक्टेमर या न्यू बॉडी का पार्ट नहीं होता। हिस्टोन इज पेरीफेरल या लिंकर हिस्टोन। नेगेटिवली चार्ज, डीएनए पे आपको पता है बेटा, ध्यान देना आपको पता है डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज होता है। डीएनए एसिडिक है, हिस्टोन बेसिक है। डीएनए एसिडिक है और नेगेटिवली चार्ज है फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, PO4 माइनस लिखते हैं ना, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरिक एसिड, उसी की वजह से। तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड ए पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। ध्यान देना बेटा, ये जो न्यूक्लियोसोम होता है, न्यूक्लियोसोम में आप देखोगे जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है वो जाके हिस्टोन प्रोटीन से लिपट जाता है, और लिपट के, ध्यान देना, लिपट के बना लेता है न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम। और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होता है। अपोजिट चार्ज है ना, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक एसिड है, एक बेस है, तो अपोजिट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन की वजह से ये जो डीएनए होता है ये हिस्टोन प्रोटीन से जाके बाइंड कर जाता है और न्यूक्लियोसोम बना लेता है। न्यूक्लियोसोम में क्या है, न्यूक्लियोसोम में क्या है, H1 हिस्टोन है, पेरीफेरल या लिंकर हिस्टोन बोलते हैं इसको, प्लस कोर न्यूक्लियोसोम। कोर न्यूक्लियोसोम, कोर न्यूक्लियोसोम क्या है, कोर न्यूक्लियोसोम मतलब H1 हिस्टोन, ध्यान देना, हिस्टोन ऑक्टेमर, कोर में H1 नहीं होता, हिस्टोन ऑक्टेमर प्लस 1/3/4 टर्न ऑफ डीएनए। 1/3/4 टर्न ऑफ डीएनए का मतलब 1.75 टर्न, इसमें लगभग 146 बेस पेयर होते हैं, 146। न्यूक्लियोसोम में डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन ये सब मिला के न्यूक्लियोसोम बनता है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोसोम है इसमें H1 हिस्टोन प्रोटीन रहेगा प्लस कोर न्यूक्लियोसोम रहेगा। कोर न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन ऑक्टेमर प्लस 1/3/4 टर्न ऑफ डीएनए। कोर में H1 नहीं होता, न्यूक्लियोसोम में H1 रहेगा लेकिन कोर में नहीं रहेगा, कोर न्यूक्लियोसोम में नहीं रहेगा। तो हिस्टोन ऑक्टेमर प्लस 1/3/4 टर्न ऑफ डीएनए प्लस, मतलब ये दोनों मिला के क्या हो गया, कोर प्लस H1 सब मिला के हो गया न्यूक्लियोसोम। तो द लिंकर डीएनए, ये देखिए लिंकर डीएनए करीब 60 से 80 बेस पेयर का होता है। द लिंकर डीएनए फाउंड टू बिटवीन 2 न्यूक्लियोसोम, 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में, ये न्यूक्लियोसोम है,
ये न्यूक्लियोसोम, इसके बीच में लिंकर डीएनए होता है एंड कंटेन्स 60 से 80 बेस पेयर, 60 to 80 बेस पेयर होता है। लिंकर डीएनए लिंक्स टू न्यूक्लियोसोम, दो न्यूक्लियोसोम को लिंक करने का काम होता है। और जो लिंकर डीएनए तो ये हिस्टोन फ्री होता है, हिस्टोन फ्री, इसमें हिस्टोन प्रोटीन बाइंड नहीं किया रहता है, ठीक है। लिंकर डीएनए इज हिस्टोन फ्री। तो एक चीज ये देखना, वन न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 200 बेस पेयर। एक न्यूक्लियोसोम में, ध्यान देना, एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होता है, कंटेन्स 200 बेस पेयर। एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर डीएनए का होता है। 200 कैसे, करीब 146 तो इसमें हो गया ये डीएनए, प्लस 60 से 80 हो गया लिंकर में, तो अप्रॉक्स में 60 ले लेते हैं, 60, तो राउंड ऑफ में 200 हो गया, 200 बेस पेयर, 200 बेस पेयर, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम से लिंकर डीएनए के थ्रू जुड़ा है। और ये H1 हिस्टोन जो एकदम किनारे होता है, लिंकर हिस्टोन है, ये ही लिंकर डीएनए को अटैच होने के लिए साइट ऑफर करता है। तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे विद द हेल्प ऑफ लिंकर डीएनए। तो मान लो अगर क्वेश्चन दे दे कि ह्यूमन का डिप्लॉयड सेट है जिसमें 6.6 × 10⁹ बेस पेयर है, तो उसमें कितने न्यूक्लियोसोम बनेंगे। तो आपको करना क्या है, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर है, डिवाइड बाई 200 कर दो, डिवाइड बाई 200 कर दो, जितना आएगा उतना नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ बेस पेयर इन डीएनए डिवाइड बाई 200 कर दो, जितना आएगा बेटा उतना नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम हो जाएगा। तो न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट रिपीटिंग यूनिट स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जो होता है ये कलर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन। न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन अपीयर्स एज बीड ऑन स्ट्रिंग। ये बीड की तरह, मोती की तरह दिखाई देगा, जैसे धागे में मोती लगा होता है उसी तरीके से दिखाई देता है। कलर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमैटिन, जो आपने न्यूक्लियस में पढ़ा था। क्रोमैटिन दो टाइप का होता है, यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, हेट्रोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। क्रोमैटिन में डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स ये सब रहते हैं। तो ये दो टाइप का है, हेट्रोक्रोमैटिन, यू क्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, यू क्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है ये डार्कली स्टेन्ड होता है, डार्कली स्टेन्ड। डीएनए का जब स्टेनिंग किया जाता है, जब स्टेनिंग करते हैं तो उसमें जो डार्क स्टेन रीजन होता है वो होता है हेट्रोक्रोमैटिन, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोटाइड्स एकदम कॉम्पैक्ट होते हैं। जब न्यूक्लियस का स्टेनिंग किया गया बेसिक डाई फ्यूल्जन और एस्टोकार्माइन से, तो जो एकदम डार्कली स्टेन्ड रीजन था वो था हेट्रोक्रोमैटिन, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोटाइड एकदम कॉम्पैक्ट होते हैं तो ज़्यादा डाई एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो लाइट कलर का रहता है रीजन वो यू क्रोमैटिन है। तो हेट्रोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनल इनएक्टिव होता है। हेट्रोक्रोमैटिन दो टाइप का है, एक है कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन, एक होता है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन। कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन परमानेंटली इनएक्टिवेट हो जाता है, कभी भी ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता ही नहीं है। और जैसे आप देखोगे क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर के आसपास का जो जीन होता है, क्रोमैटिन होता है, वो परमानेंटली इनएक्टिवेट हो जाता है, हेट्रोक्रोमेटाइज हो जाता है। और कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन वो हेट्रोक्रोमैटिन है जो परमानेंटली हेट्रोक्रोमेटाइज्ड है। फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन वो होता है जो जरूरत पड़ने पे ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव भी हो जाता है, ऑप्शन है उसके पास। फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन वो भी ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, लेकिन जरूरत पड़ने पे ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हो सकता है, प्रोटीन बना सकता है। जैसे बार बॉडी, जो बार बॉडी नहीं होता इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम, वो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन का जबरदस्त एग्जांपल है। तो आप इसको बेटा नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, ये हम अलग अलग स्टेप दिखा रखे हैं। स्टेप्स इन फोल्डिंग ऑफ क्रोमैटिन इन टू फॉर्म क्रोमोसोम इन यूकैरियोट्स। तो स्टेप्स इन द फोल्डिंग ऑफ क्रोमैटिन टू फॉर्म क्रोमोसोम इन यूकैरियोट्स। आपने पढ़ा है कि जब सेल डिवीजन होने लगता है ना, जब सेल रेस्टिंग फेज में होता है, रेस्टिंग न्यूक्लियस में इंटरफेज में क्रोमैटिन दिखता है, कलर्ड नेटवर्क दिखता है जिसमें यू क्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन है। लेकिन जब सेल डिवाइड करने लगता है, एम फेज में आ जाता है, तो क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है, कॉम्पैक्शन होता है, और कॉम्पैक्शन से वो क्रोमोसोम बना लेता है। तो कैसे बनता है, यही स्टेजेस हम यहाँ पे दिखा रखे हैं। तो ये डीएनए आप देखिए, ये डीएनए डबल हेलिक्स है, 2 नैनोमीटर इसका डायमीटर है, और इसका जब कॉम्पैक्शन होगा, इसके कॉम्पैक्शन से न्यूक्लियोसोम बनेगा।
न्यूक्लियोसोम का डायमीटर 10 नैनोमीटर होता है ना, ये न्यूक्लियोसोम आपको दिख रहा है गोला गोला। और फिर न्यूक्लियोसोम का जब फर्दर कॉम्पैक्शन होगा, कंडेंसेशन होगा, सोलेनॉइड बनेगा 30 नैनोमीटर। फिर इसके फर्दर कॉम्पैक्शन से सुपर सोलेनॉइड बनता है, सुपर सोलेनॉइड हो जाएगा ये आपका 300 नैनोमीटर का। फिर सुपर सोलेनॉइड का जब फर्दर कॉम्पैक्शन होगा, इससे बनेगा क्रोमैटिड, क्रोमैटिड 700 नैनोमीटर का है। और दो क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम बना लेते हैं, तो क्रोमैटिड से ये क्रोमोसोम बन गया। एक क्रोमैटिड है 700 नैनोमीटर का, दूसरा भी 700 नैनोमीटर का है। तो एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड है तो 1400 नैनोमीटर डायमीटर हो गया इसका हो गया 1400 नैनोमीटर डायमीटर। तो वही हमने दिखा रखा है, स्टेप्स इन द फोल्डिंग ऑफ क्रोमैटिन टू फॉर्म क्रोमोसोम इन यूकैरियोट्स। क्रोमैटिन से कैसे क्रोमोसोम बनता है वही हम दिखा रखे। तो डीएनए है, डीएनए ये क्रोमोसोम दिखा दिया हमने। न्यूक्लियोसोम अब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया में कोई भी न्यूक्लियोसोम नहीं होता। अरे बैक्टीरिया में कौन सा हिस्टोन प्रोटीन है भाई, और बिना हिस्टोन के कौन सा न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन प्रोटीन तो बैक्टीरिया में होते नहीं, तो काहे का न्यूक्लियोसोम। इन यूकैरियोट्स डीएनए पैकेजिंग एट हायर लेवल requires another set of proteins called NSC proteins, non histone chromosomal proteins। तो ध्यान देना, इससे ज़्यादा और हाई लेवल ऑफ पैकेजिंग करने के लिए यूकैरियोट्स में कुछ और भी प्रोटीन्स चाहिए होता है। मतलब हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के अलावा भी NHC प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। ध्यान देना, NHC प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। अगर थोड़ा सा और हाई लेवल, ध्यान देना, थोड़ा सा अगर और हाई लेवल ऑफ पैकेजिंग कराना है तो कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं NSC प्रोटीन्स। तो आज का जो क्लास है बेटा यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो अगला क्लास होगा, अगले क्लास में हम DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस आरएनए, इन सब के बारे में बात करेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा।